हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836666 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 5 का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ कंसेप्ट्स हो चुके हैं। जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो जाके पहले प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस देखना तब इस वीडियो पे आना। अब इसमें क्या है हमारे पास जो कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ लीनियर डिमांड कर्व। अगर कोई भी लीनियर डिमांड कर्व है तो वहां पे इलास्टिसिटी कैसे काम करती है वो हम समझेंगे। दूसरा में समझेंगे कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी टोटल रिवेन्यू मेथड। मतलब हम इलास्टिसिटी को एक मेथड से और निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से निकालना, और एक निकाल सकते हैं टोटल रिवेन्यू मेथड से। वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लीनियर डिमांड कर्व। तो पहले वो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक लीनियर डिमांड कर्व है। इसका स्लोप क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अकॉर्डिंग चेंज इन प्राइस। वैसे नेगेटिव होता है। और ये नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में माइनस से चेंज आता है। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड के केस में। और हम बात किसी कर रहे हैं डिमांड कर्व की। तो हमारा मान लो डिमांड कर्व है तो ये ईडी इंफिनिटी शो कर रहा है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे ईडी इंफिनिटी होने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक यानी ईडी जो हमारा इंफिनिटी होता है। देखो ईडी का फॉर्मूला क्या था वो सबको याद होगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने। जो हमारा था परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी। ये हमारा ईडी का फॉर्मूला होता था, है ना। अब इसका मतलब क्या है? अब सुनो, परसेंटेज से परसेंट मैं काट लेता हूं यहाँ पे। तो ईडी हमारा ये रहेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। अगर मैं इस फॉर्मूले की यहां पे बात करूं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इस बात का मतलब क्या है? इन्फिनिटी कब आएगा आंसर में? इन्फिनिटी जब आता है नीचे बहुत छोटी वैल्यू हो। नीचे क्या हो? बहुत छोटी वैल्यू हो। और यहां पे क्या आ गया हमारा क्वांटिटी बहुत चेंज हो जाए। अब सुनो, नीचे वो छोटी वैल्यू होने का मतलब क्या है कि सपोज करो प्राइस में चेंज आया बहुत कम नंबरों से, 1 2 ऐसे कुछ, 1 या 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 चेंज आया। और क्वांटिटी बहुत तेजी से क्या हो जाए? चेंज हो जाए। सपोज करो क्वांटिटी चेंज आ गया 1 लाख का, इतने प्रोडक्ट की में चेंजेस आ गई। अब मैंने 2 से 1 लाख काटूंगा कितना आंसर आएगा? 50,000। तो बात ये यहाँ पे इन्फिनिटी कहां आया आंसर में? इसका मतलब पता है क्या है कि प्राइस में छोटा सा भी चेंज क्वांटिटी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था लग्जरी गुड्स, आप लोगों को याद होगा। क्योंकि लग्जरी गुड्स में क्या होता है कि जब भी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आता है ना, अब लोगों की जरूरत तो है नहीं, नेसेसिटी तो नहीं है ना भाई। वो क्या है? लोगों का शौक है, लग्जरी है उसे रखना। तो अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है उसकी क्वांटिटी की डिमांड की पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो वही बात यहां पे लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। अब ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब सुनो, ईडी का फॉर्मूला वही रहा सेम, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। सिर्फ इसको देखना ध्यान से। ये 1 कब आएगा? आप लोगों में एक चीज बताता हूं मैथ के हिसाब से। मैथ में अगर फ्रैक्शन आपको 1 लेके आना है या 1 से फालतू लेके आना है ना, यहाँ पे तो 1 से फालतू कब आता है? जब न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दूं 5/5, तो ये तो 1 हो जाएगा कट के। मैं बात करूं 4/5, काट लेना 0.8 आएगा, ठीक है। लेकिन बात करूं 6/5, यहां पे 1 से बड़ा आएगा। यानी कि जब भी डिनोमिनेटर ज्यादा हो न्यूमरेटर कम हो तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब उसने बोला है ईडी ग्रेटर देन 1 है, तो ईडी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है कि डेल्टा क्यू क्या है? ज्यादा है डेल्टा पी से। यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है चेंज इन प्राइस से। और चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है चेंज इन प्राइस से, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा चेंज क्वांटिटी में बड़ा चेंज लेके आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे फिर? इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक है। अब ये आता है हमारा ED1। ED1 होने का मतलब क्या होता है? ED1 कब आया होगा? मैंने आपको 1 का एग्जांपल दिया था बेबी, 5/5 कट के 1 हो जाएगा। यानी कि जब क्वांटिटी में चेंज उतना ही हो रहा है जितना प्राइस में चेंज है। यानी कि जब डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा पी के, तो हम क्या बोलते हैं उसे? ईडी हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, कि दोनों कट जाएंगे, दोनों सेम है। तो इस बात का मतलब पता है क्या है? इसको बोलते हैं यूनिटरी ईडी। और ये कब होता है? जब क्वांटिटी में उतना ही चेंज हो जब प्राइस में जितना चेंज हुआ है। इसके अलावा एडी लेस देन 1। अब एडी लेस देन 1 कौन सा आएगा? ये वाली बात जब लगेगी जो हमारा क्या है? न्यूमरेटर क्या है? कम है, डिनोमिनेटर फालतू है। क्वांटिटी में चेंज क्या है? कम है, प्राइस में चेंज ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक।
इनइलास्टिक होना क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, तो आपने क्या देखा अब तक, अगर ईडी 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक होगा, ठीक है। अगर उससे फालतू है तो क्या नाम है, यहाँ पे 1 से फालतू है तो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, और ईडी इनफिनिटी है तो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक की। अब ईडी लेस देन 1 है तो थोड़ा कम इलास्टिक तो है पर थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा, जब यहाँ पे देखो ईडी लेस देन 1 आया, इसका मतलब क्वांटिटी में चेंज क्या है, क्वांटिटी में चेंज कम है, प्राइस में चेंज ज्यादा है, यानी कि प्राइस में चेंज ज्यादा आया लेकिन उसकी वजह से भी क्वांटिटी में फर्क क्या पड़ा, कम पड़ा। अब एक होता है ईडी बिल्कुल जीरो। अब ईडी जीरो कब होगा, ईडी जीरो कब, उस केस में मतलब क्वांटिटी में चेंज हो जाए, जीरो हो जाए। सोचो ऊपर जीरो लेके आना है, यहां से आंसर जीरो कब आएगा, जब ऊपर जीरो आ जाए। अब नीचे से कुछ भी हो, ऊपर अगर जीरो आ गया तो जीरो पॉइंट में कुछ भी हो, जीरो ही होता है हमेशा। तो ईडी जीरो कब आया होगा, जब चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, जीरो हो जाए। और ये कौन सा केस बनेगा, जब हम नेसेसिटी वाले गुड्स की बात करेंगे, यानी कि ऐसे गुड्स जिनकी जरूरत हमेशा रहती है, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए। अब पानी की डिमांड सेम रहेगी, ठीक है, खाने पीने की चीजों की डिमांड ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि प्राइस में कुछ भी चेंज आए, लोग खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे फिर वो। तो ये बात यहां पे आती है कि अगर ईडी हमारा जीरो है, इस बात का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं यहां पे एक तरह से परफेक्टली इनइलास्टिक, कि प्राइस में कोई भी चेंज क्वांटिटी में रत्ती भर भी चेंज लेके नहीं आ सकता, इसलिए ईडी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो सारे पॉइंट अब याद रखना। ऐसे यहां पे मैं डिफाइन भी कर रखा है, तो डिफाइन देख लेते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या जीरो हो जाएगी, वेयर इट टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, जहां पे क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस। और इट इज इंफिनिटी, और अगर ये इंफिनिटी कब होगा, जब हम किसी टच करेंगे वाई एक्सिस को, ठीक है, द वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस। द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व हैज द इलास्टिसिटी ऑफ 1। ध्यान रखना, तो मिड पॉइंट था ना, ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये लेके आता है इलास्टिसिटी की वैल्यू को 1। इसको इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी कि 1 जब वैल्यू आई। तो द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व हैज द इलास्टिसिटी ऑफ 1। इसके बाद क्या है, एनी पॉइंट अबव दिस हैज इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और अगर मैं इसके ऊपर किसी पॉइंट की बात करूं तो यहां पे क्या आएगा, हमारा इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा, और नीचे पॉइंट क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से कम। ये भी चीज ध्यान रखना, मतलब इस पॉइंट से ऊपर देखो क्या थी वैल्यू, 1 से फालतू, इस पॉइंट पे इक्वल आगे 1 के, इस पॉइंट से क्या होगी, सब कम हो जाएगी वैल्यू। कहीं कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, सब पे वैल्यू क्या होगी, 1 से कम रहेगी, और यहाँ पे कहीं भी ले लो 1 से फालतू रहेगी। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी फॉल एज वी मूव डाउन टू राइट अलोंग द कर्व। और जो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होते हैं, फॉल करनी शुरू होती है अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी थी स्टार्टिंग में ही, जब मैं इसे समझा रहा था अच्छे से, एग्जांपल दे के समझाया बाकायदा। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, यानी कि सेकंड कंसेप्ट, कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी टोटल रिवेन्यू मेथड। काफी इंपॉर्टेंट और काफी टेक्निकल मेथड है, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में कि रिवेन्यू के हेल्प से हम कैसे प्राइस इलास्टिसिटी को चेक कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात है, अब तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी की बात करी किसके बेस पे, प्राइस और क्वांटिटी के बेस पे। अब यहाँ पे क्या है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, टोटल रेवेन्यू का, कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू का मतलब पता है क्या होता है, कि जब एक बिजनेस अपनी सारी यूनिट्स को सेल करके कितना पैसा जनरेट कर पाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, टोटल रेवेन्यू। कितना पैसा आता है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। प्रॉफिट और रेवेन्यू डिफरेंस होता है। रेवेन्यू क्या होता है, तो पैसा कमाया, जो पैसा आया हमारे पास सेल करने के बाद, फिर खर्चे हटाने के बाद तो हमारा क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो यहीं पे देखो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, की कितनी क्वांटिटी सेल करी और किस प्राइस लेवल पे सेल करी। अब ये डिस्कस करते हैं कि कैसे चेंज होता है। अब सुनो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोल देंगे, इलास्टिक। इलास्टिक कब बोलेंगे, जब क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम है। ठीक है, इलास्टिक कब होगा, जब क्वांटिटी में चेंज क्या है, ज्यादा है, और प्राइस में चेंज क्या है, कम है। इसको मैं क्या बोलता हूं कि थोड़ा बहुत ही प्राइस में चेंज क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है। अब यहां पे समझो कि प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, क्वांटिटी बहुत तेजी से क्या हो गई, चेंज हो गई। अब बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल रिवेन्यू से कैसे पता रहेगा। इस केस में रिवेन्यू क्या होगा, देखते हैं वहां पे। तो इंक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, रिवेन्यू इंक्रीज करेगा जब क्या होगा, प्राइस डिक्रीज करेगा। अब वो कैसे, वो समझते हैं। देखो थोड़ा ध्यान समझना, प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी किस लेवल पर बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी लेवल पर बढ़ जाएगी। एक सिंपल प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है पर क्वांटिटी बहुत बड़े पैमाने बढ़ गई, यानी कि लोगों ने डिमांड बढ़ाई है, क्योंकि प्राइस कम डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड एक बड़ी लेवल बढ़ी है। अगर डिमांड बढ़ी है क्वांटिटी की, तो फालतू क्वांटिटी सेल होगी, और जब क्वांटिटी फालतू सेल होगी तो क्या होगा, रिवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे इसमें बात लिखी है कि अगर टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करेगा व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जब प्राइस यहाँ पे डिक्रीज कर जाए। लेकिन समझो
टोटल रेवेन्यू फिर डिक्रीज भी कर सकता है और बड़े लेवल पे जब क्या होगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, इंक्रीज हो गया। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सिंपल तो क्वांटिटी घटेगी, लेकिन क्वांटिटी बड़े पैमाने पे घट जाएगी, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी में से क्या है, ज्यादा रहेगी चेंज इन प्राइस से। तो टेक्निकल चीजें थोड़ा ध्यान से समझना। तो अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया ना, थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्वांटिटी लोग जो है कम बाय करेंगे और बहुत कम पैमाने पे बाय करेंगे। फिर तो होगा क्या, क्वांटिटी कम बिकेगी और प्राइस क्या हो चुका है, थोड़ा ही सही बढ़ा है, तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझो इस बात को। चलो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे सपोज करो प्राइस है यहाँ पे किसी चीज का 20 रुपए, क्वांटिटी है 1000 रुपए, सॉरी 1000 क्वांटिटी है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, पैसा आएगा हमारे पास स्टार्टिंग में 20,000 रुपए। तो यहां तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अब बात यही है कि देखो ध्यान से, इंक्रीज क्या हुआ है, प्राइस। चलो प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं। तो प्राइस जो है इंक्रीज किया मैंने 20 से कितना, 25 इंक्रीज किया है, 25 इंक्रीज किया है। अब जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, अब जो चेंज इन क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ाया मैंने सिर्फ कितना है, 5 रुपए बढ़ाया। 5 रुपए कितना हो गया, 25%। अब मान लो क्वांटिटी 50% से कम हो जाती है, यानी कि अब सिर्फ 500 क्वांटिटी बिकेगी। अब देखो कितना रिवेन्यू आएगा। अगर मैं रिवेन्यू को देखूं कैलकुलेट करूं यहाँ पे, तो 25 पंजे 125 00। सोचो पहले कितने रुपए आ रहे थे, 20,000 रुपए, अब कितने आ रहे, सिर्फ 12,500। रिवेन्यू डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो जब प्राइस, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा जब प्राइस डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, प्राइस को इंक्रीज किया था, यानी कि अगले वाला एग्जांपल। तो टोटल डिक्रीज करेगा जब प्राइस हमारा इंक्रीज करेगा। अभी मान लो प्राइस को डिक्रीज कर लेता हूं, तो प्राइस को 25% डिक्रीज कर देता हूं, तो प्राइस 20 से क्या हो जाएगा, 15 रुपए। तो प्राइस को डिक्रीज किया, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी फिर, क्योंकि अपने प्राइस को सिर्फ कितने किया है, 25% डिक्रीज किया। अरे भाई 20 का, ठीक है, 25% डिक्रीज करोगे कितना होगा, 20 का 25% होता है 5, है ना। 5 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 15। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे अब करना है मैं यहाँ पे इंक्रीज। अब इंक्रीज क्या होगा, अब सुनो, अब इसको ज्यादा से बढ़ाएंगे। 1000 क्वांटिटी थी पहले, अब 1500 क्वांटिटी बिक रही है, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 00 कितना आया, 22,500। ये आया रिवेन्यू, बढ़ गया ना रिवेन्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या समझा कि आपको ये बातें फुलफिल करनी है अपने एग्जांपल में, तब एग्जांपल चेक करना है क्या हुआ है रिवेन्यू के साथ। अब आते हैं अगले पे, यूनिटरी, यानी कि सेम है, प्राइस में चेंज सेम, क्वांटिटी में चेंज सेम, तो रिवेन्यू भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। रिवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवेन्यू सेम रहेगा यहाँ पे। अब करके देखते हैं एक बार इसी बात को, ऊपर ही करते हैं कहीं पे, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। अब करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सोचिए देखो, फिर से क्वांटिटी वही सेम है, 20,000 रिवेन्यू आ रहा है। 20,000 रिवेन्यू कब आ रहा है, जब 20 रुपए की एक चीज 1000 क्वांटिटी सेल करी है। अब मैं चेंज कर रहा हूं प्राइस में। प्राइस में मैंने चेंज किया है, क्या किया है, 10% क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। प्राइस को 10% घटाया तो कितना घटाऊंगा, 10% से घटाया तो 10% घटाऊंगा तो घटा ले, 10% से घटाया तो 18 रुपए रह गया प्राइस। प्राइस क्या रह गया, 18 रुपए रह गया। अब आपको ये क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 10% से, ठीक है। तो प्राइस हो कम 10% से, तो क्वांटिटी बढ़ेगी 10% से, तो 10% कितना होगा, 1100। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, तो रिवेन्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, सेम रहेगा। इसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे, इनइलास्टिक। अब बात करते हैं इनइलास्टिक की। इनइलास्टिक के केस में क्या होगा, जब हमारा प्राइस में चेंज तो फालतू है, पर क्वांटिटी में चेंज नहीं कर रहे लोग। प्राइस में चेंज क्या है, फालतू है, पर क्वांटिटी में चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है वो समझते हैं, ठीक है। अब प्राइस में चेंज हुआ, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा, हुआ क्या, ये देखते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूं तो ये बात क्या हो रही है कि प्राइस में जिस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। अब देखो यहाँ पे, डिक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। अगर प्राइस डिक्रीज कर गए तो जो रिवेन्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो समझते हैं। जब प्राइस डिक्रीज हुए तो प्राइस में चेंज क्या होगा, ज्यादा, क्वांटिटी में चेंज क्या होगा, कम। अपने प्राइस डिक्रीज किए, ठीक है, पर क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वांटिटी पहले भी उतनी जा रही है, अभी भी उतनी जा रही है ऑलमोस्ट, तो रिवेन्यू तो डिक्रीज होगा ना भाई, क्योंकि प्राइस कम हुआ है ना, मेन ज्यादा प्राइस कम हो गया। अब मैं आपको इसका एग्जांपल कैसे दूं, एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो 1000 है क्वांटिटी, फिर से भाई 20 रुपए की क्वांटिटी है, 20,000 रुपए का मार्कर, 20,000 रुपए की कोई चीज बिक जाएगी, ये होगा रिवेन्यू। अब क्या, प्राइस में ज्यादा चेंज किया, प्राइस को बढ़ाता हूं मैं कितने परसेंट से, 25% से, ठीक है, यानी कि 5 रुपए 25 रुपए का होगा प्राइस, पर क्वांटिटी जो है उसमें चेंज कम आएगा। इसको 25% से बढ़ाया, क्वांटिटी क्या होगी, अब डिक्रीज करेगी,
है ना। इसको बढ़ाता हूँ 10% से, क्वांटिटी को डिक्रीज किया मैंने सिर्फ कितने से, चेंज हुआ क्वांटिटी में कम, इसको डिक्रीज किया मैंने 10% से सिर्फ, तो 1000 कितना होता है 100 कम कर दूंगा 900 क्वांटिटी। अब करो मल्टीप्लाई 25 इंटू 9, 25 9 को 225 और 00 ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो उसने क्या बोला, जब हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो रिवेन्यू डिक्रीज करेगा, पर हमने यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज किया था। जब प्राइस इंक्रीज किया हमने कितना 20 से 25, तो ये थोड़ा कम घटेगा, क्वांटिटी थोड़ी क्या होगी कम घटेगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है पर क्वांटिटी थोड़ी कम रेट से घटेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या है इनइलास्टिक, डिमांड में कोई जल्दी से चेंज नहीं आता, तो हमने क्वांटिटी थोड़ा कम घटाया है, तो क्योंकि घटेगी तो पक्का, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में, तो इसकी से मल्टीप्लाई करी रिवेन्यू क्या आ गया बढ़ गया। यानी कि जब प्राइस बढ़ा, जब प्राइस इंक्रीज होता है रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा। अब इसका उल्टा आप लोग कर लेना एग्जांपल में, अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो रिवेन्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये था हमारा आधा कंप्लीट वीडियो। और एक मिनट, दो क्वेश्चन, दो टॉपिक और बाकी रह गया, वो देख लेते हैं एक बार। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, तो ये बात आप लोग याद भी कर लोगे, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी तरफ से बेस्ट चीज कैसे समझा सकते थे, कैसे समझ सकते थे इस चीज को। ठीक है, अब हम समझते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? अब जब भी डिमांड की क्वांटिटी में चेंज आए इनकम की वजह से, सपोज करो कि आपकी इनकम बढ़ गई तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, तो चेंज इन क्वांटिटी तो आया मार्केट में, पर क्या आपके पास रीजन प्राइस था? बिल्कुल नहीं था रीजन प्राइस। रीजन क्या था आपकी बार? इनकम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अब एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला पहले वो समझो। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी, पर किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, क्योंकि दूसरे गुड का प्राइस चेंज हो रहा है। सपोज करो फॉर एग्जांपल देते हैं, जब हम बात करते हैं यहाँ पे गुड्स की, वो भी अदर टाइप की, तो हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया भी था। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हुआ कि भाई से एग्जांपल लेते हैं कोक और पेप्सी, जिनको मैं एक दूसरे की जगह यूज कर सकता हूं। अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है तो मैं कोक भी पी सकता हूं, और कोक नहीं मिली तो मैं पेप्सी भी पी सकता हूं। तो सपोज करो कोक के प्राइस यहां पे क्या हो गए? बढ़ गए। कोक के प्राइस बढ़ गए तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। तो कोक की डिमांड कम हो गई, लेकिन पेप्सी के प्राइस कांस्टेंट है, पर पेप्सी की डिमांड फिर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कोक ने अपने प्राइस बढ़ाए, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो गई, तो लोग कहीं ना कहीं जाएंगे ना कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो लोग किसके पास जाएंगे? पेप्सी के पास। पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। तो क्या रीजन क्या था? देखो, रीजन प्राइस नहीं था, रीजन क्या था? कोक का प्राइस, यानी कि कोक के प्राइस ने इफेक्ट किया डिमांड किसकी? पेप्सी की। और सपोज करो इसका उल्टा भी सकता है, अगर कोक अपने प्राइस को कम कर ले तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी? अपना भी बढ़ जाएगी। कोक की डिमांड बढ़ गई, पेप्सी का कांस्टेंट है, पर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? कंज्यूमर तो उतना ही है। तो अगर कोक ने प्राइस कम किया तो कोक की डिमांड बढ़ी, तो इसके यानी कि पेप्सी कंज्यूमर सेम प्राइस पे भी इसके पास शिफ्ट हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, क्योंकि दूसरे गुड्स ने अपने प्राइस चेंज किया। इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, कार्टेज, ठीक है। इसके अलावा मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे पेन और इंक, कार और पेट्रोल। तो चलो कार और पेट्रोल एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं कार और पेट्रोल की बात करूं तो सपोज करो पेट्रोल ने अपने प्राइस को बढ़ाया, पेट्रोल ने प्राइस बढ़ाया, डिमांड किसी कम होगी? कार की। जो कार चलती किससे है? पेट्रोल से। आपने सुना होगा ना, आधे लोग क्यों नहीं लेते कार वगैरह? क्योंकि उसका मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, ठीक है। क्यों खामखा इतना खर्चा करना? तो प्राइस पेट्रोल का बढ़े, डिमांड कार ही कम हो गई। तो ये भी तो यही है, चेंज इन क्वांटिटी कार ही कम हो रही है, पर किसकी वजह से? प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो, और उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो था और थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फायदा है क्या उन चीजों को पढ़ने, यहाँ पे दिमाग ना इन्वॉल्व हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में, यानी कि तो मैं बात करूंगा सप्लाई और सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसकी बात मैंने अब तक नहीं की है, तो उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर वो डिपेंड करता है। अब जिसको ऐसे जो उतार सकता है मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके दूसरे कंसेप्ट्स के ऊपर। अब जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से।